एक लड़की थी घमंडी सी, खुद को स्ट्रॉन्ग बोला करती थी, दूसरों को टच करती थी, लेकिन कोई और टच करे तो हाउ डे यू बोला करती थी। जब भी मुंह खोलती थी तो लोगों को मिसोजिनिस्ट बोलकर सिर्फ एप्पल ऑरेंज खाती रहती थी। ऐसी घमंडी को इसके फैन शेरनी बोला करते थे। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आई एम श्योर आप सबको एक बात तो पता होगी कि झूठ कितना भी उछल ले, कितना भी फड़फड़ा ले, सच को रोक नहीं पाता और सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। लेकिन आजकल की विडंबना कुछ ऐसी कि सच बोलने वाले लोग आपको या तो नेगेटिव लगते हैं या आप उन्हें हेट फैलाने वाला बोल देते हैं। किसी शायर ने एक बात कही है कि यहाँ झूठ भी बड़े लिहाज से, नज़ाकत से, तमीज़ से कहा जाता है और हमें तो बीमारी है सच बोलने की, शायद इसीलिए हमें बदतमीज़ कहा जाता है। यानी कि झूठ की तारीफ, सच का मजाक, कुछ ऐसा ही है आजकल इस जमाने का मिजाज। किस कदर फीफा फूज और दोस्तों क्यूटनेस का झरना, कैसे इन लोगों ने एक झूठ को, मतलब एक पीतल को सोना बोल बोल करके बेचा और लोगों ने उस पीतल को सोना समझकर खरीद भी लिया। कविता कौशिक और रुबीना के बीच में घमासान युद्ध हुआ था और उस युद्ध का जब हमने रिव्यू करा था बिग बॉस के टाइम पर, हमने कहा भी था कि कविता कौशिक जाने से पहले एक थप्पड़ मार देती रुबीना को, क्योंकि रुबीना इतनी घमंड से भरी हुई, इतनी दोगली, इतनी चुड़ैल है। इसको अच्छे से हमने डिकोड किया था बिग बॉस के अंदर और उस एपिसोड का भी जब हमने डिकोडिंग की थी, रिव्यू किया था, हमने यही कहा था कि अब इसको देखो कैसे ये लोग है ना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कैसे मीडिया के लोग आए और रुबीना को स्ट्रॉन्ग वुमेन, इनफैक्ट जब ये कविता और रुबीना की जब लड़ाई हुई तो जो रुबीना का पीआर चैनल था उसने तो रुबीना को गर्जी शेरनी, दहाड़ी शेरनी रुबीना के आगे चंद्रमुखी चौटाला हुई फुस फुस फुस। अब चंद्रमुखी चौटाला उर्फ कविता कौशिक ने एक ट्वीट करके मेकर्स की और इन सब की पोल पट्टी खोल दी। जबरदस्त जो सेटिंग थी, आप ये सेटिंग अब लोगों को समझ में आएगी, जो कि हम 6 महीने पहले एक्सप्लेन कर चुके थे। ये जो रियलिटी शोज होते हैं, मेरा एक थोड़ा सा अलग तरीका होता है इन चीज़ों को देखने का। अगर आप फिल्म मेकिंग से जुड़े हैं या आपने प्ले वगैरह किए हैं, थोड़ा बहुत इस फील्ड में काम किया, तो आप एक 3 पॉइंट स्ट्रक्चर होता है स्क्रिप्टिंग का, लाइक इंट्रोडक्शन, एस्टैब्लिशमेंट, फिर कॉन्फ्रंटेशन, जहाँ पर एक बिल्ड किया जाता है कैरेक्टर्स का, घमासान टकराव होती है, फिर आप क्लाइमैक्स की तरफ आते हैं जिसे रेजोल्यूशन या रिजॉल्व बोल सकते हैं। ये 3 पॉइंट होते हैं या 3 एक्ट होते हैं किसी भी स्क्रिप्ट में और उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये चीजें देखता हूं। पहले अच्छे से इन लोगों का जो मेकर्स एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, कौन कैसा, 1 महीने तो इसमें निकल जाता है। और अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो बिग बॉस 14 का 1 महीना था, उस 1 महीने में रुबीना बड़ी दुखी, सताई हुई, इनफैक्ट उसने तो सेकेंड वीक में ही शो छोड़ने की बात कह दी थी। इसके बाद फिर कविता कौशिक आती हैं और एकदम जो दुबली, मासूम, सताई हुई नारी रुबीना सडनली वो एकदम चंडी का रूप ले लेती है और कविता कौशिक से उसका घमासान होता है। फिर कविता कौशिक चली जाती हैं। कविता कौशिक ने ट्वीट करके कहा कि भैया उसे पैसे मिले थे, यानी कविता कौशिक को ये सब करने के पैसे मिले थे, क्योंकि इस सीजन में कोई तगड़ा विलन नहीं था और आपका हीरो तभी हीरो लगेगा या आपकी हीरोइन तभी हीरो लगेगी जब सामने कोई विलन होगा। तो यहां पर रुबीना के बहुत आर्ग्यूमेंट हुए, एजाज से भी, राहुल से भी, लेकिन एक लड़की को एक टक्कर लड़के से लेनी पड़े तो फिर ऑब्वियसली लगता है कि यार सिंपैथी मिल जाएगी। इसके मद्देनजर इन्होंने टीवी का ही एक दबंग चेहरा कविता कौशिक को सामने खड़ा कर दिया और कविता और रुबीना का होता है घमासान, जिसके बाद कविता चली जाती हैं और रुबीना को हालांकि उनके पतिदेव का भी, सस्ते वकील का भी सपोर्ट मिलता है। और अब कविता कौशिक ने कहीं ना कहीं फाइनली सच बोल ही दिया, जो अब तक तो अनऑफिशियली ये बात कही जा रही थी। अब तो कविता कौशिक ने खुद कबूल कर लिया कि उन्हें इस चीज के पैसे मिले थे। एक इनइफेक्टिव, एक बेहद ही बोरिंग और थकाऊ और पकाऊ सीजन में जान डालने के लिए ये सारे एक्ट मेकर्स ने करवाए थे। अब अगर आप देखें, चाहे कविता कौशिक का घर के बाहर जाना हो या फिर राहुल वैद्य के लिए दरवाजा खुलना हो, ये सब एक स्क्रिप्ट का पार्ट था, जहां मेकर्स का एकमात्र उद्देश्य यही था कि दुनिया के सामने रुबीना को एकदम शक्तिशाली औरत की छवि देनी है। आप देखिए कि राहुल की जो टास्क परफॉर्मेंस है उसके ऊपर तो सवाल उठा दिए गए सलमान के द्वारा, लेकिन रुबीना की डिटर्मिनेशन या डेडिकेशन या टास्क करने के पैशन पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया, क्योंकि उन्हें एक शक्तिशाली शेरनी की छवि देनी थी। वो शेरनी शक्तिशाली कहीं नहीं थी, 1 नंबर की नल्ली थी जिसे अपने पति का साथ था। अरे पति से याद आया, इनके पतिदेव तो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, साइंटिस्ट हैं, ट्रैकिंग करते हैं। सुनने में आया है
कि खतरों के खिलाड़ी के टॉप 5 में भी नहीं है। तो यही साबित हो गया कि नल्ला कौन था, सस्ता कौन था, चूतिया कौन था, आपको सब पता चल गया। हालांकि रूबीना के फैंस आएंगे यहाँ पर खून की उल्टियां करने, क्योंकि उन लोगों से सच बर्दाश्त नहीं होता है, सच उनसे सुनाई नहीं जाएगा, क्योंकि वो है फीफा फूफिया दोस्तों के डिज्नीलैंड ड्रीमलैंड में रहने वाले, जो कि सच्चाई से बिल्कुल ही नावाकिफ होते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता है कि रियलिटी क्या है। रूबीना रोई तो नेपाल रोया, देश रोया, रूबीना दहाड़ी शेरनी की तरह। अरे क्या शेरनी, वो गीदड़ से भी मतलब लकड़ बग्घी एक नंबर की, मक्खी बोलूंगा, मक्खी से याद आया, मक्खी का शो भी सुना है कि बंद होने वाला है। रूबीना का शक्ति से के लिए उसके फैंस बोल रहे हैं रूबीना के कि रूबीना प्लीज ये पकाओ थर्ड क्लास शो छोड़ दो। रूबीना के फैंस ने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि करण जौहर ने अभिनव शुक्ला को साइन कर लिया। ये सब मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाबों में रहते हैं और इन्हें लगता है कि दुनिया ऐसी, जबकि दुनिया बहुत अलग है। इनके ख्याली पुलावों से तो बहुत ज्यादा अलग है ये दुनिया। सीधी सी बात यह है कि रूबीना न 3 में थी न 13 में थी, लेकिन फीफा फूज और कलर्स के जो पीआर और इनका और रूबीना की जो सेटिंग है ये आपको अब समझ में आ जानी चाहिए कि रूबीना जो कि सीजन के स्टार्ट में रोती रही, दुखी आत्मा बन के सडनली ज्वालामुखी की तरह वो फटती है, ये एक प्लान का हिस्सा था। और इस प्लानिंग का कविता कौशिक को पैसा भी दिया गया। फिर आप ये देखिए कि एक सीजन पहले रश्मि देसाई की पर्सनल लाइफ के ऊपर टीआरपी ली गई, फिर कविता कौशिक के पर्सनल लाइफ, उनके पति की चैटिंग वगैरह इन सब पे टीआरपी ली गई। तो ये पैसे का खेल है बस, लेकिन जनता जो है वो सच नहीं देखती। उस समय क्या ये पीआर मैकेनिज्म और फीफा फूफी और वो दोस्तों जो सीजन के स्टार्ट में रूबीना को कहीं ना कहीं एक्सपोज करा था, लेकिन अंदर जाने के बाद वो रूबीना का परम भक्त बन गया। शो जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे कैरेक्टर्स जो होते हैं इनकी रियलिटी आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। अब मेरा तो यही नजरिया है कि जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है कंटेस्टेंट की जो रियल साइड होती है, क्या ये बाहर से पीआर हायर करके आए हैं, क्या ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं देखने की कोशिश करता हूं। क्योंकि सीजन का जो स्टार्ट होता है कम से कम 2-3 वीक तो लगते हैं लोगों को टटोलने में, लोगों को देखने में, क्योंकि आप डे 1 से अगर किसी के खिलाफ हो जाओगे, किसी के सपोर्ट में, तो वो गलत होता है। और मेरा यही ग्राफ होता है, धीरे धीरे स्लोली इन लोगों को परखना, इनका माइंडसेट की स्टडी करना, फिर चीजें पता करना, ये लोग एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये मेरा तरीका होता है रिव्यू करने का। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डे 1 से ही किसी को शेरनी बोल देते हैं, किसी को टीआरपी क्वीन, तो किसी को टीआरपी किंग, और फिर ऐसे लोग जब निकल जाते हैं तो बोल देते हैं हाय ये क्या हुआ, ब्रिंग बैक। तो ये बहुत बड़ा वाला चूतियापा होता है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। जो हमें फील होता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमें क्लियरली दिखाई देता है, वही हम आपके सामने कहते हैं। लेकिन लोगों को वो चीज नफरत या फिर हेट्रेड लग जाती है, या फिर किसी का पीआर का टैग मिल जाता है। भाई आपको मैं गारंटी से बोल सकता हूं, कोई भी सेलिब्रिटी मुझे पीआर के रूप में हायर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी के ऑर्डर पे चल ही नहीं सकता। मुझे काफी सेलेब्स के मैनेजर्स ने अप्रोच किया, लेकिन मैंने साफ बोल दिया कि भैया आपका जो बंदा अगर गलत करेगा तो मैं उसे जस्टिफाई नहीं करूंगा, गलत को गलत बोलूंगा। और उन लोगों का ये कहना होता है कि नहीं भाई कितना भी गलत हो आप गलत मत बोलो, जो कि हमसे हो नहीं सकता, इसलिए हम कभी किसी के पीआर बन ही नहीं पाए। यही तो वजह है कि लोग मुझसे कहते हैं कि भाई फलाने का इंटरव्यू उसका इंटरव्यू लो। मैं किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं किसी के पीछे पूंछ हिला के भागने की। और जिनके पीआर होते हैं उन्हें बाय डिफॉल्ट फ्री में इंटरव्यू मिल जाता है, उसके बाद भी लोग उन लोगों को पीआर नहीं बोलेंगे, हमको आगे पीआर का टैग दे देंगे। तो उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। हम जो माइंडसेट है हमारा, सीधी बात, नो बकवास, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, जो है डंके की चोट पर बोल दो, भले ही लोगों को बुरा लगे। और रूबीना के अंधे फैंस आ जाओ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे भी आपकी जो मोहतरमा है वो कलर्स के बाहर कभी जा नहीं पाएंगी। कलर्स वाले भी देखिए ना, उनको कुछ नया मिल नहीं रहा है। अभी सुनने में आया कि बालिका वधू 2 लेकर कहेंगे, मतलब कलर्स सिर्फ एक कुएं का मेढक बन चुका है। आई थिंक कलर्स वालों के पास या तो क्रिएटिव आइडियाज नहीं है, या फिर वो कुएं के मेढक बन चुके हैं। अपने पुराने शोज लाइक वो मक्खी, ये शक्ति, अभी बालिका वधू, और बस यही जो शोज हैं वो कलर्स की जीवन रेखा लाइफलाइन बन चुके हैं। अदरवाइज जो दूसरे चैनल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई चीजें लाते हैं, नए नए शोज लाते हैं, लेकिन कलर्स उसी ढर्रे पर चलता है। ये साबित करता है कि कलर्स के क्रिएटिव्स खत्म हो चुके हैं, उनके पास कुछ आइडियाज नहीं है, उनके पास उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि कुछ नया करेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वो लोग सिर्फ ट्राई टेस्टेड वही बालिका वधू के ऑडियंस को खींचेंगे, शक्ति के ऑडियंस को खींचेंगे, और वो अगर शो फ्लॉप हो रहे होंगे तो उनके कंटेस्टेंट को बिग बॉस में डाल देंगे, और बिग बॉस में नई ऑडियंस मिलेगी तो फिर उन्हीं कंटेस्टेंट को शो में डाल देंगे, पुराने शो में, फिर उस शो को टीआरपी दिलाने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं तो जो बंद पड़ा शो उसी का सीजन 2 लेके आएंगे, जैसे कि नागिन और बालिका वधू सीजन 2, 3, 4 ये चलता रहेगा। ये है कलर्स, और ये थी कलर्स की जो नल्ली शेरनी थी उसकी रियलिटी जो आपके सामने मैंने रखी है। अब आप कमेंट करें आपके भी ओपिनियन, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।